सभी को सुप्रभात। परसों हमारी क्लास हुई थी। 2 दिन से क्लास हो रही है हिंदी साहित्य की। अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है। मैंने दूसरी क्लास में आपको फीडबैक देने के लिए कहा था, तो बहुत से लोगों का जो फीडबैक आया, मैंने इस सबका जो है कमेंट पढ़ा था, जो भी लाइव थे और लाइव के बाद जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया, सभी का एक बार मैं कमेंट क्लास में भी पढ़ लेता हूँ। सोना जी, जिन्होंने कल का परसों वाली क्लास में कमेंट किया था, उन्होंने रेटिंग दी है 8 और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी क्लास थी सर। वैसे उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा आवाज़ के बारे में, वाचन के बारे में, उसमें जो गलतियां है, तो आने वाले दिनों में उस पर मैं सुधार करूँगा। और आप इसी प्रकार जो है फीडबैक देते रहिए और आप कोई भी रेटिंग देंगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे उल्टा अच्छा लगा कि आपने जो है रेटिंग दी और आपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आपने अपनी बात रखी, जो कि सही भी है। मुझे बहुत से फीडबैक भी मिले क्लास से और क्लास और यूट्यूब चैनल की तरफ से भी मुझे जो है फीडबैक मिले कि वॉइस पर थोड़ा काम करना है हमें। तो थोड़े दिनों में ये जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका मैंने फीडबैक ले लिया है। सोना जी, आप क्लास में हैं आज, तो आप क्लास में, तो मैं क्लास में बता देता हूँ कि आपका जो फीडबैक मैंने ले लिया है आज, और इस पर काम आने वाले समय में किया जाएगा। बाकी जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया उनका एक बार मैं नाम ले लेता हूँ। रिंकी जी ने कमेंट किया है, रेखा जी ने किया है, दिव्य जी ने किया है, सीमा जी ने, सुरभि जी ने किया है, अर्चना जी ने किया है, पूजा जी ने किया है, मुस्कान जी ने किया है, शिवम जी ने किया है, संजय जी ने किया है, रेखा जी ने किया है, आर के जो भी इनका नाम होगा उन्होंने भी किया है, निधि निधि जी ने किया है, सारिका जी ने किया है, और सत्येंद्र जी ने किया है, देवव्रत जी ने किया है, और अंकित जी ने किया है। तो ये तो कमेंट हो गए। और हमने एक और क्लास ली थी PYQ की परसों के दिन, लेकिन उस पर जो है कमेंट और लाइक्स और व्यूज कम आए। उसका भी आप कारण बता दीजिए क्लास में कि आपको क्लास अच्छी क्यों नहीं लगी, या फिर अच्छी लगी तो क्यों लगी, वो बताइए। क्योंकि उस पर बाकी हमारे दूसरे साहित्य के वीडियो से कम व्यूज आए हैं, उस पर लाइक भी कम आए हैं। तो क्या उसमें कुछ गलतियां होंगी या फिर कुछ सुधार करना हो तो आप उस वीडियो पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट देखता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और आपको जो भी बुरा लगे, जिसमें भी कोई गलती लगे, आप खुलकर कह सकते हैं। कि मैं कोई बुरा मानूंगा ऐसा कोई बात नहीं। आप जो है वो बता सकते हैं खुले मन से। जैसे कि एक कमेंट कल की क्लास में आया है, जैसा कि मैंने आज बात बताया, तो ऐसे आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो है हम 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे वाली क्लास, जो आने वाली क्लासेस है, उसका लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक हम रिवीजन नहीं करते। तो हमें रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम रिवीजन करेंगे आज, जो भी हमने 2 क्लासेस में, विगत 2 क्लासेस में हमने पढ़ाई की है, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो क्लास में देख पा रहा हूँ कि क्लास में आज बहुत ही कम लोग लाइव है, 4 लोग ही लाइव है। सोना जी, शुभ प्रभात सोना जी। रेखा जी प्रणाम, सुरभि जी प्रणाम। तो 5-6 लोग ही आज लाइव आए हैं। तो आज हम जो है जो विगत 2 क्लासेस में हमने जो पढ़ाई की उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। तो लेखन परंपरा कहाँ से शुरू हुई। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा कि भक्ति काल में ही हमें ऐसे कुछ नमूने मिल जाते हैं, प्रमाण मिल जाते हैं कि जिसमें साहित्य इतिहास लेखन पद्धति दिखती है। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ माने नहीं गए, क्योंकि उनमें सिर्फ कवियों का वर्णन मात्र था। ऐसी कौन सी रचनाएं थी, उनमें 2 उदाहरण हमने दिए थे कि गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता।
ये दोनों ही जो रचना है गोकुलनाथ की है, आपको ये याद करना होगा। जैसे इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गोकुल, गोकुल में कौन रहते थे, गोकुल किसे, तो कृष्ण, गोकुल के साथ किसका नाम जुड़ता है, भगवान कृष्ण का, तो गोकुल। और यहाँ पर वैष्णव, तो वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के अवतार कौन थे, कृष्ण। तो गोकुल जहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी वैष्णव वैष्णव है दोनों भी, तो दोनों जहाँ पर वैष्णव वैष्णव की वार्ता वहां पर जहाँ पर भी आएगी, तो उसका संबंध जो है गोकुलनाथ से आप जोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु की अवतार कृष्ण थे और वो वैष्णव थे। तो वैष्णव जहाँ पर नाम आएगा तो उसे याद रखिए कि गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, जो कि भक्ति काल में मिलती है हमें। तो ये सबसे पुराने अगर ऐतिहासिक ग्रंथ वो में हम देखें तो ये है गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। लेकिन इसे पूर्ण रूप से हम साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ कवियों का वर्णन मात्र है, उनका सिर्फ वर्णन किया गया है। और इसी के साथ नाभादास की भक्तमाल, नाभादास की जो है भक्तमाल, इसे भी आपको याद करना है। और पूर्ण रूप से पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी में लिखा गया इस्तवार दा लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, जो कि गारसादा तासी ने लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, कमेंट में बताइए। हमने पढ़ा है परसों की क्लास में, इसका हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। कमेंट में बताइए कि हिंदी में अनुवाद किसने किया। रुखसार जी को प्रणाम है, मुस्कान जी, रीना जी, जल्दी कमेंट कीजिए। गारसादा तासी कृत इस्तवार दा लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की 4 पद्धतियां हैं। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि कितनी प्रकार की पद्धतियां जो है हिंदी साहित्य लेखन की है। हिंदी साहित्य की लेखन की 4 पद्धतियां हैं, आपको चारों भी जो है याद करनी होगी। पहली जो पद्धति है वर्णानुक्रम की पद्धति है। पहली जो पद्धति है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है, और इसमें जो रचनाकार के प्रथम वर्ण के अनुसार, वर्ण यहाँ पर नीचे दिए हुए आप देख सकते हैं। जैसे किसी का नाम अ से होगा तो उसका पहले आएगा पुस्तक में नाम, और जिसका ह से नाम होगा, ह से स से, तो वो अंत में लेगा। जैसे मेरा नाम सूरज है तो मेरा नाम अंत में आएगा, अगर किसी किताब में आएगा तो अंत में आएगा। और किसी का नाम आकाश है ऐसे, तो उसका पहले आएगा। तो इस प्रकार की जो पद्धति प्रयोग की जाती है इतिहास ग्रंथ लिखने के समय, तो उसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। तो इसमें ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस एक बार पढ़ने की बात है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ये गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने जो है अपने ग्रंथों में इसका प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हम। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में में क्या होता है कि काल यानी कि समय, समय के अनुसार जो है ग्रंथ लिखे जाते हैं, किस समय में किसका। जैसे उदाहरण के लिए किसी कवि का जन्म 1900 में हुआ है और किसी का 1902 में हुआ है, तो जिसका 1900 में हुआ है उसको पहले रखा जाएगा, जिसका 1902 में जन्म हुआ है उसे उसके बाद रखा जाएगा। तो काल के समय के अनुसार उन लेखकों को रखा गया। इस पद्धति का प्रयोग करना भी ठीक क्यों नहीं है,
क्योंकि देखिए कि कुछ कवि का जन्म पहले हो जाता है लेकिन वो कभी कभी रचनाएं बाद में लिखते हैं। जैसे नागार्जुन, उनका जन्म भले ही हुआ हो लेकिन उनकी जो रचनाएं हो, जब उनका उम्र एक 50-60 के बाद उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में ज्यादा प्रभावी रूप से लिखना और साहित्य सम्मेलनों में जाना या फिर प्रकाशित होना, उनमें जो उनके बुढ़ापा जब उन्हें आने लगा, जब उनकी उम्र ढलने लगी, तब वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए। और ऐसे बहुत से लेखक का उदाहरण हो सकता है जिनका जन्म भले ही पहले हुआ हो और वो बाद में लिखना शुरू कर दे। या फिर ऐसे भी कुछ कवि है जो कि उनका जन्म होते ही कुछ 16-17-18 साल की उम्र में लिखना शुरू कर देते। जैसे कि महाराष्ट्र के ज्ञानदेव है, उन्होंने उम्र के 16वें साल में ही सारी बड़े बड़े ज्ञानेश्वरी जैसे बड़े ग्रंथ लिख दिए थे। तो ऐसे लोगों की वजह से कैसा होता है कि समय के अनुसार हम उन्हें ले रख सकते हैं, क्योंकि हर 20 वर्ष के अंतर में जो है एक नया युग आ जाता है। जैसे भारतेंदु के बाद तो 20 साल में द्विवेदी युग आया, फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया। तो एक युग का एक छोटा सा समय आता है, एक वाद होता है, उस वाद को एक 10 से 20 साल के अंदर ही वो वाद खत्म होकर नया वाद शुरू हो जाता है। तो केवल समय के आधार पर हम नहीं देख सकते उसने रचना किस समय करना शुरू किया और उस समय की प्रक्रिया क्या थी, उस समय कौन सा वाद शुरू था, तो इसका भी हमें लिखना पड़ता है, तो उसे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी कारण जो कालानुक्रम पद्धति है वो भी जो है हमारे साहित्य इतिहास में पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाएगी। तो तीसरी जो है वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति का मैंने आपको बताया था कि साहित्य विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि हमारी भाषा वैज्ञानिक है। जब हम अक्षर वर्ण पढ़ते हैं तो हमें पता है कि सारे वर्णों के जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से, ओठ से अलग अलग प्रकार की दुनिया उत्पन्न होती है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग हमारे मुंह के अंदर जो भी हमारा कंठ है, ओठ है, जीवा है, दांत है, उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक भी है हमारी भाषा। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, ये दुनिया भर की सारी भाषाओं में, सारी लिपियों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और इसे पूरा विश्व भी मानता है। तो इसलिए हमारी जो भाषा वैज्ञानिक है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक होने के साथ साथ हमारी भाषा में साहित्य लिखा जाता है। तो साहित्य वैज्ञानिक नहीं है, साहित्य में मर्म आता है, साहित्य में हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। तो विज्ञान में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति जिसमें निरपेक्ष और तटस्थ होकर लिखना पड़ता है, वे पद्धति हम साहित्य में नहीं प्रयोग कर सकते। हमें वैज्ञानिक पद्धति का आधार लेना होता है जब हम व्याकरण की दृष्टि से साहित्य को देखते हैं, तो वहां पर वैज्ञानिक पद्धति का आधार लेना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य को भी हमें आधार लेना पड़ता है। तो इसी कारण से वैज्ञानिक पद्धति जो है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हमारे साहित्य में। तो आखिर जो है विधेयवादी पद्धति, ये जो सबसे सटीक और हमारे साहित्य के लिए सबसे उत्तम मानी गई है विधेयवादी पद्धति। और शुक्ल जी के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं और आगे भी जितने ग्रंथ लिखे जाएंगे भविष्य में, सारे के सारे विधेयवादी पद्धति के ऊपर ही लिखे जाएंगे। फ्रेंच विद्वान तेन ने इस सिद्धांत को स्थापित किया था। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। जो तेन भाई साहब थे उन्होंने ये विधेयवादी पद्धति की सिद्धांत को स्थापित किया था। और हिंदी में किसने सबसे पहले लाया, तो हिंदी में सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, येलो कलर में इस हाईलाइट किया गया है, शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले ही हिंदी शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था भूमिका में, तो वहां पर ये प्रयोग किया गया था। तो उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कौन सी किताब है, कोई बताएगा? इनका कौन सा है साहित्य इतिहास ग्रंथ? इसमें से बहुत से प्रश्न आते हैं, क्या नाम है? और बच्चन सिंह जी ने भी 2 लिखी है इतिहास ग्रंथ। कमेंट कीजिए जल्दी, देखता हूँ कौन पहले कमेंट करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने और बच्चन सिंह जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम क्या है? नाम लिखिए, अगर सन याद हो तो सन भी लिखिए साथ में। रिंकी जी नमस्ते, देवव्रत जी, जो भी लाइव है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए
राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने और बच्चन सिंह जी ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों ने जो किताबें लिखे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से प्रश्न आते हैं एनटीए नेट के, टीजीटी पीजीटी में, हर हिंदी के एग्जाम में। हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अनुष्का जी ने सही कहा। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। और बच्चन सिंह जी का, बच्चन सिंह जी का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का कथन क्या है विधेयवादी पद्धति के ऊपर? हाँ, संजय जी ने भी उत्तर दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति पर क्या कहा है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। तो ये विधेयवादी पद्धति के ऊपर उन्होंने जो है अपना कथन कहा है, व्याख्या की है उसकी। तो इतिहास ग्रंथ कैसे लिखना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 3 लाइनों में बताया कि किस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है हिंदी साहित्य का। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो संचित प्रतिबिंब होता है, इसका मतलब क्या है? जब हम साहित्य लिखते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जो समाज में घटित हो रहा है उसे ही साहित्य में लिखा जाता है। और जब वो लिखा साहित्य में जाता है और उस साहित्य पर जब हमें आलोचना करनी होती है तो तब हमें उस समय के समाज की भी आलोचना करनी होती है। उस समय के समाज को भी हमें ध्यान में रखना होता है, वहाँ की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना होता है। और जब हम आलोचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो आलोचना का अर्थ ये नहीं कि किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो आलोचना का अर्थ होता है कि उस विषय में, जिस भी विषय पर हम आलोचना कर रहे हैं, उसके पक्ष की पॉइंट क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है और उसके दोष क्या है, दोनों की जो है दोनों को मिलाकर जो जब हम लिखते हैं तो वो आलोचना कहलाती है। लेकिन जो है आलोचना ये शब्द जो है धीरे धीरे समाज में जो है एक प्रकार से नेगेटिव साइड चला गया, नेगेटिव वर्ड बन गया। और आलोचना का अर्थ लोग समझने लगे किसी की बुराई करना। लेकिन साहित्य में जब आलोचना शब्द आता है तो उसका अर्थ यही है किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को भी समान रूप से दर्शाना, उसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, दोनों को समतल रूप से समान रूप से जब हम दर्शाते हैं तब वो अच्छी आलोचना कही जाती है। तो ये आलोचना शब्द जब नेगेटिव सेंस में लेने लगे तो उसमें समालोचना जैसे शब्दों को भी ऐड किया गया जिससे उसका जो इफेक्ट बढ़े। तो आलोचना को आप समालोचना भी कह सकते हैं, एक ही अर्थ है। तो आगे बढ़ते हैं कि दूसरी जो व्याख्या है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने दी है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काफी अच्छी व्याख्या की है कि कवि का काम होता है दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना। यहाँ पर ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है प्रकृति, ईश्वर का अर्थ है प्रकृति, समाज। समाज में हमारी जो संस्कृति है उसको जो है कवि अपने काव्य में रखता है। कवि अपने काव्य में समाज रखता है, समाज को रूढ़ियां रखता है, वहां की परंपरा रखता है, प्रकृति को रखता है। प्रकृति यानी ही ईश्वर। तो दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना किसका काम है? कवि का काम है। और वो कवि का काम है। और साहित्य आलोचक का काम क्या है कि जो कवि ने लिखा है उसको उस विकास क्रम में, उस विकास प्रक्रिया में न्यायोचित ठहराना कि उस समय में, उस काल में जो समाज की प्रक्रिया थी, जिस समाज की जो विचारधारा थी वो किस प्रकार से सही थी। जब आप प्लेटो का उदाहरण लेते तो प्लेटो क्यों इतने कवियों के विरुद्ध है? क्योंकि तब आपको ये समझना होगा कि उस समय समाज, वहाँ के समाज की परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का जब आप आकलन करेंगे तो आपको प्लेटो की सारी व्याख्या आपको सही लगेंगी। क्योंकि उस समय का जब समाज था
वहां पर कविता से ज्यादा समाज में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। जब आपातकालीन समय होता है तब पूरी बातें बदल जाती है। आपातकालीन समय में आप जो है रीतिकाल की कवियों की जो है गीत नहीं गा सकते। तो समझना होगा आपको किस समय में कौन से गीत लिखने, किस समय में कौन सी कविता लिखनी है। जब आपातकालीन समय होता है तब तब उपयोगिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब समाज स्थिर हो जाता है, जैसे कि अभी हिंदुस्तान में समाज स्थिर है, तो अभी हम गीत, प्रेम गीत लिख सकते हैं, हम प्रेम कविताएं लिख सकते हैं अभी समाज में, क्योंकि हमारा अभी जो है देश स्टेबल है। लेकिन अभी आप पाकिस्तान जाइए या फिर श्रीलंका जाइए या फिर यूके जाइए, जहाँ पर अर्थव्यवस्था पूरी रूप से जो है स्थिर नहीं है। तो आज उस समय उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वहां के कवियों को दिनकर जैसा लिखना होगा, परशुराम की प्रतीक्षा जैसे काव्य लिखने होंगे, वहां पर मैथिली शरण गुप्त जैसे काव्य लिखने होंगे। तो समाज की वहां पर सब सद्य परिस्थिति क्या है, वहां की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से हमें जो है हमेशा लिखना पड़ता है। तो उस समय को ध्यान में रखकर ही जो है साहित्य इतिहासकार अपनी आलोचना करता है। हम आलोचना आज के समय को देखकर नहीं कर सकते। आज के समय को देखकर हम तुलसीदास पर आलोचना नहीं कर सकते। उस समय का समय क्या था, उस समय का वातावरण क्या था, उस समय स्त्रियों के बारे में कैसी दृष्टि थी, पुरुषों के बारे में कैसी दृष्टि थी, समाज के बारे में कैसी दृष्टि थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में कैसी दृष्टि थी, इन सभी का आकलन करके ही हम लिख सकते हैं। क्योंकि कवि अपने समय से थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अपने समय के साथ ही उसे बंध कर रहना पड़ता है। वो समय के बाहर नहीं जा सकता, समय के बाहर थोड़ा जा सकता है, 10 साल, 15 साल, 100 साल, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता। वो उसके आगे की बातें वो नहीं कर सकता। वो काल्पनिक बातें लगने लगेंगी उस समय के समाज के लिए। तो कवि अपने समाज से भी बाध्य होता है, बंधित होता है उसके। तो ये आपको व्याख्या करते समय या फिर आलोचना करते समय या फिर साहित्य को समझते हुए, क्योंकि सिर्फ रटना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप रटकर आप जो है साहित्य को नहीं समझ सकते। जब आप साहित्य को अंदर से समझोगे, उसके मर्म को समझोगे, तो आपके प्रश्न धीरे धीरे सही होने लगेंगे। रट्टा मार के आप कितने प्रश्न सही करोगे, 10, 15, 20, 100। लेकिन जब आप साहित्य को धीरे धीरे समझने लगोगे, तो आपको ये व्याख्या जब समझ में आएंगे, तब आपको पता चलेगा शुक्ल जी ने ऐसा कथन क्यों कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ऐसा कथन क्यों कहा कि कवि का काम इस यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इसके मर्म को जब आप धीरे धीरे समझना शुरू करोगे, तब आपको साहित्य में रुचि पैदा होगी। और उसके बाद आपके जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं या फिर स्थापना और तर्क के जो प्रश्न होते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। स्थापना और तर्क के प्रश्न परीक्षा में आते ही रहते हैं। उसको सही करने के लिए आपको रट्टे की जरूरत नहीं है। रट्टा मारकर उसे आप सही नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं बहुत बार कि जो स्थापना और तर्क वाले जो प्रश्न आते हैं, वहां पर मैक्सिमम लोगों की गलत हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ रट्टा मारने में लगे हुए। एमसीक्यू निकालो, एमसीक्यू को याद करो, याद करो, याद करो, सारे जो एमसीक्यू है आज तक निकले हुए उसको याद करो, याद करो। वही एमसीक्यू जो टीचर लाता है उसको ही बताना होगा, ABCD 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 ABCD, और लगता है कि मैं पास हो रहा हूँ, लगता है कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा में जाते हो, सब कुछ गायब, क्योंकि आपने रट्टा मारा है, आपने साहित्य को समझा ही नहीं। जो रट्टा मारने वाले होते हैं उनका आप देखोगे कि रैंक आती है, रैंक आती है, रैंक आती है क्लासेस में, लेकिन बाद में जब एग्जाम में जाते तो समझ आता है कि वो कुछ नहीं आता, क्योंकि साहित्य को समझा ही नहीं। तो आपको साहित्य को समझना है, इतिहासकार को समझना है, वो क्यों लिखना चाहते हैं, उनके मर्म को समझना है। जैसे कवि परकाया में प्रवेश करता है, वैसे ही आपको साहित्य इतिहास में, साहित्य के कवियों में, लेखकों में, इतिहासकारों की आत्मा में प्रवेश करना है, उनके मन में झांकना है, वो क्यों लिख रहे, उनके दृष्टिकोण से भी आपको देखना पड़ता है। तब जाकर आप जो है प्रश्न सही करने लगोगे। तो ये भी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बातें आपको किसी क्लासेस में नहीं समझाई जाएगी, ऐसी बातें क्लासेस में नहीं बताई जाती। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जो कि छोटे छोटे गांव से पढ़कर आ रहे हैं, उन्होंने हमें छोटे से गांव से किया या फिर किसी कॉलेज से किया है, तो उनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था, वो यूनिवर्सिटीज में नहीं थे, वहां पर अच्छे प्रोफेसर उनको नहीं मिले। तो ये उनकी भी गलती नहीं है कि
साहित्य को कैसे समझे। तो अच्छे टीचर्स मिलना भी जो है एक पॉइंट होता है जिससे आप साहित्य को समझ सकते। बहुत से लोगों को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, उनको गांव से ही पढ़ाई करनी होती है। बहुत लोगों की अलग अलग मजबूरियां होती है कि वो क्लासेस नहीं कर सकते, पेड क्लासेस नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है ये क्लास है, हमारी क्लास उनके लिए ही है जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सके, अच्छे उनको गुरु नहीं मिले। ऐसा कोई नहीं मिला कि उनको मतलब उनकी उंगली पकड़ के एबीसीडी एबीसीडी के साथ शुरू करे हिंदी साहित्य की, कि बेसिक के साथ शुरू करे कि साहित्य को कैसे देखना है, साहित्य को कैसे पढ़ना है, किताबें कैसे पढ़नी है। सिर्फ रट्टा मारना साहित्य का काम नहीं है। ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है जिसका रट्टा मारकर आप आंसर लिख दोगे कॉपी पेस्ट और आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। ये साहित्य है, साहित्य में 100 में से 100 नहीं आते, आपको पता होगा। तो हम साहित्य इतिहास दर्शन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं विषय में। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन वो उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। तो जिस प्रकार से हम जो साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन में करते हैं, उसी प्रकार से जो है साहित्य इतिहास का लेखन वो उसकी परंपरा जो लेखन थी और उसकी जो परंपरा रही उसका अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, साहित्य इतिहास दर्शन में। तो जो कवियों और लेखकों की बातें कौन करेगा, एक साहित्य इतिहासकार करेगा और उसकी किताब लिखेगा। लेकिन उस किताब पर दूसरी किताब जो लिखेगा उसके ऊपर वो होगा साहित्य इतिहास दर्शन। जैसे शुक्ल जी की किताब है, उस किताब के ऊपर आपने एक किताब लिख दी कि किस प्रकार से वो क्रम उन्होंने लिखा, किस प्रकार से ये आदि काल आया, भक्ति काल आया, जिस प्रकार से उन्होंने ये लिखा, उसके ऊपर अगर कोई किताब लिखता है तो ये साहित्य इतिहास का दर्शन कहलाता है। और ऐसी किताबें किन्होंने लिखी, एक तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखी है, दूसरा मैनेजर पांडे जी ने लिखा है, इतिहास एवं साहित्य की दृष्टि। आगे बढ़ते हम। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से जो वक्तव्य एवं काल विभाजन, उन्होंने क्या क्या वक्तव्य किया इस ग्रंथ में, उसके बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आचार्य शुक्ल ने किसको कवि वृत्त संग्रह कहा, किसको बड़ा भारी कवित्व संग्रह कहा, किसे प्रकांड कवित्व संग्रह कहा। तो ये प्रश्न आते रहते हैं बार बार। तो शिव सिंह सरोज जिनका सबसे छोटा नाम है शिव सिंह सरोज, वो है कवि वृत्त संग्रह। जो सबसे छोटा नाम है उसके लिए उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना आपको, बड़ा भारी कुछ भी नहीं लिखना। जो सबसे छोटा नाम है शिव सिंह सरोज, उनके साथ आपको जोड़ना है कवि वृत्त संग्रह। और जो इतना बड़ा नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, तो क्या नाम, ये क्या है, बड़ा नाम है, बड़ा सा नाम है, तो उसके आगे आपको बड़ा लिख देना है, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। और मिश्र बंधु में प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु क्योंकि 3 थे और तीनों प्रकांड थे, महान थे, उनके पास ज्ञान बहुत था, तो इसलिए प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। या फिर इसे और एक नाम है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद के लिए, क्योंकि 3 लोगों का वजन आप अगर करोगे तो बड़ा भारी हो जाएगा, प्रकांड हो जाएगा। तो बड़ा भारी वृत्त संग्रह मिश्र बंधु। और बड़ा सा नाम किसका है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, क्या है, बड़ा सा नाम है, तो बड़ा कवि वृत्त संग्रह। और शिव सिंह सरोज क्या है, छोटा सा सिंपल सा नाम है, छोटा सा है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना आपको, कवि वृत्त संग्रह, इतना ही। तो देख पा रहा हूँ मैं क्लास में अभी आज 21 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स जो है सिर्फ 6 ही है। 23 लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन लाइक्स तो 3 ही आ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। नामकरण 2 आधारों पर किया गया है। तो एक बार मैं देखता हूँ, इरेज नहीं,
तो आगे बढ़ते हैं। नामकरण दो आधारों पर किया। तो एक है काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाले विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उसके स्वरूप के अनुसार। तो शुक्ल जी ने नामकरण करने का आधार दो बनाया। सबसे पहला आधार है कि उस काल में जो रचनाओं की, जिस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता थी, जैसे आदि काल में वीर गाथाओं की प्रचुरता थी, इसलिए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा, क्योंकि वीरों की, जो राजाओं की, महाराजाओं की, वीरों की गाथाएं उसमें लिखी गई, उसकी महिमाएं लिखी गई कि उनका शौर्य, उनका युद्ध वर्णन, किस प्रकार से युद्ध करते थे, किस प्रकार से वो राजाएं महान थे। इस प्रकार की रचनाएं उनको ज्यादा मिली, तो इसलिए उन्होंने वीर काव्य कहा। तो रचनाओं की प्रचुरता का उन्होंने जो है सबसे पहले आधार लिया। दूसरा आधार क्या लिया? ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। तो दूसरा आधार क्या है कि उस समय में कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध रही, वही रचनाएं प्रसिद्ध होती जो जनता के मन को भाती है। तो एक होती है प्रसिद्ध रचना, दूसरी होती है अच्छी रचना। दोनों में बहुत अंतर होता है। जो समाज में प्रसिद्ध है वो अच्छा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें सब ये समझ आता है कि समाज की प्रवृत्ति क्या है, समाज का झुकाव किस तरफ है, समाज को क्या पसंद है। जैसे कि हमारा 1857 में उठा हुआ, वो उसके बाद फिर धीरे 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 हमारा समाज जो बदलता गया। जैसे राजा राम मोहन राय ने बहुत से प्रयास किए, उसके बाद भारतेंदु आए, भारतेंदु ने बहुत से प्रयास किए। तो उस समय धीरे धीरे समाज की प्रवृत्ति क्या हुई कि आजादी की तरफ बढ़ती चली गई। लोगों की सोच हो गई कि हमें आजाद होना है अंग्रेजों से। तो उस समय की रचना ऐसी ही थी। तो स्वदेश बनाम अंग्रेजी व्यवस्था, तो वहां पर द्वंद भी था, क्योंकि हमने उससे पहले राजाओं, जो अंग्रेज थे, उनकी चाटुकारिता करने वाले बहुत से लेखक कवि थे। क्योंकि सत्ता तो उनके ही पास थी, वो सत्ता से बेर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सत्ता के साथ चलने वाले लोग होते कुछ लोग। अच्छाई बुराई के परे जाकर एक होता है सत्ता, जिसके पास सत्ता है उसकी चाटुकारिता करने वाले लोग भी होते। तो तब जब भारतेंदु युग आया, तो तब आपको द्वंद दिखेगा। एक तरफ दिखेगा कि राजाओं की वहां के समय की जो इंग्लैंड के जो भी महारानी थी, उनके जो भी ब्लड लाइन में आने वाले राजा महाराजा युवराज थे, या फिर उनके जो भी वाइसरायज थे, उनकी जो चाटुकारिता करने वाले लोग, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग ऐसे थे। लेकिन धीरे 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 उनका विरोध करने वाले लोग आए। वही लोग जो पहले उनकी जी हुजूरी करते थे, वो बाद में जब देखा कि समाज परिवर्तित हो रहा है, समाज को आजादी चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना जो वक्तव्य बदला, धीरे धीरे अपने में परिवर्तन लाया। वो देश के लिए लिखने लगे, उनके विरुद्ध लिखने लगे, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने लगे। तो समाज में जिस प्रकार से वातावरण होता है, उस प्रकार से प्रसिद्ध ग्रंथ भी आते हैं, और समाज में जिस प्रकार से वातावरण होता है, उस प्रकार से ग्रंथ लिखे जाते हैं, और वो ग्रंथ फिर से बिकते हैं, और उसके बाद वही फिर से ये एक चक्र की तरह चलता है। समाज को जो पसंद है लेखक लिखेगा, लेखक की पसंद समाज अपनाएगा। तो ये चक्र की चलता है। तो नामकरण की जो आधार थे, एक तो जिस प्रकार की प्रचुर मात्रा में ग्रंथ प्राप्त हुए, उस पर जो जैसे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, और प्रसिद्ध ग्रंथ जो भी थे उनको भी आधार बनाया। इन दो आधारों पर उन्होंने जो है शुक्ल जी ने नामकरण किया था। तो किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन जो है नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि देखिए, हम भले ही आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल कहते हैं, हमने इन्हें समय के सीमा में बांधा है। जैसे आदिकाल को हमने संवत 1050 से लेकर 1375 जो है ये समय दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इस संवत जो कैलेंडर है हमारा हिंदू कैलेंडर 1050, ये कैलेंडर में जब नंबर लग गया तो सभी ने ऐसी घोषणा नहीं की कि आदिकाल शुरू हो गया। और 1375 जब आया तो ऐसे ही नहीं कि सबने बोल दिया कि आदिकाल खत्म हो गया, अब कोई आदिकाल की बात नहीं करेगा, ना साहित्य में करेगा ना समाज में करेगा। ऐसी बात नहीं होती। यह हमने सिर्फ एक आधार बनाया है मोटा मोटा तौर पर, क्योंकि समाज को हम ऐसे विभक्त नहीं कर सकते कालखंडों में। समाज जैसे नदी की तरह होता है, नदी को हम ऐसे विभक्त नहीं कर सकते, बीच में से काट नहीं सकते, वो तो बहती रहती है। लेकिन बहते बहते धीरे 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 दूसरी नदियां उसमें मिल जाती है,
और उसमें दूसरा पानी हो जाता है, वो अंत में सागर में मिल जाती है। तो बदलाव तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, नदी की तरह। हम उसे काट नहीं सकते, काट कर कह दिया कि 1375 के बाद जो है भक्ति काल शुरू हो गया, उससे पहले आदिकाल था, 1050 के पहले आदिकाल था ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हमें अध्ययन के लिए ये नंबर दिए गए, अध्ययन के लिए किया गया है, सिर्फ अध्ययन के लिए काल विभाजन। लेकिन समाज में ऐसा कोई काल विभाजन नहीं होता, धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलती है, धीरे धीरे रुचि बदलती है। तो 1375 के बाद भी आदिकाल के काव्य लिखे गए कुछ समय तक, या फिर भक्ति काल जब 1700 को खत्म हुआ, तो 1700 के बाद अचानक से रीति काल नहीं शुरू हुआ। जैसे नदी बहती है, धीरे 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 दूसरी नदी मिल जाती है, तो उसमें उसका पानी बदलता है, उसका टेस्ट बदलता है नदी के पानी का। तो वैसे ही धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो इसीलिए शुक्ल जी का यह कथन है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नामकरण देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहलाता। यहाँ पर विभाग लगा, विभाजन है। तो आगे बढ़ते हम। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने आगे जाकर वही कहा है कि किसी कवि की जो है साहित्यिक विशेषताओं को किसी एक ग्रंथ में समाना पूरी तरह से जो है संभव नहीं है। किसी एक कवि को लेकर, अगर आप भारतेंदु को ले, तुलसीदास को ले, किसी एक कवि को ले, उनकी सारी रचनाओं को किसी एक किताब में हम समा नहीं सकते। और ऐसे अगर किसी एक के लिए अगर पुस्तक लिखे, वो भी संभव नहीं है किसी एक कवि पर। उसे 1000, 2000, 10,000 पन्नों में भी किसी एक कवि को समेटा नहीं जा सकता। और हमें जब इतिहास लिखना होता है तब एक कवि के लिए हम देखते हैं कि एक किताब में एक कवि के लिए एक पेज, 2 पेज या मैक्सिमम 3 पेज के ज्यादा ऊपर वो लिख नहीं सकता, क्योंकि उसे इतिहास ग्रंथ लिखना है उस आलोचक को। तो ये सिर्फ उनका दिग्दर्शन करना, उनका सिर्फ परिचय मात्र ही देना एक साहित्य इतिहासकार को संभव हो पाता है, पूरी आलोचना वो कर नहीं सकता। और किसी कवि की पूरी आलोचना हो भी नहीं सकती। इसका एक कारण ये भी है कि ये साहित्य है, ये विज्ञान नहीं है, ये मैथ नहीं है। यहाँ पर जो है गणित की तरह 1+1+1=2 नहीं होता। यहाँ पर 1+1=2 नहीं होता। हिंदी में 1+1+1=3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार की शुक्ल जी की विचारधारा थी, क्या उसी प्रकार की मेरी विचारधारा है, या फिर उसी प्रकार की आपकी विचारधारा है। जब आप तुलसीदास पर लिखेंगे, क्या शुक्ल जी जैसा ही लिखेंगे या फिर अलग लिखेंगे? तो यही कारण है कि इतिहास ग्रंथ में जब आलोचनाएं होती है तो हर समय अलग आलोचना होती है। आज जो है रामचरितमानस को अलग दृष्टि से दिखाया जा रहा है, हर समय में अलग दृष्टि। आने वाले 100 सालों बाद उसमें अलग वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाएगा। अभी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सी क्लासेस जो है यूट्यूब पर अलग अलग जगहों पर व्याख्यान हो रहे हैं कि राम जो है रामचरितमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था। जैसे कि आपको मूल रूप से पता है कि महाभारत और रामचरितमानस जो गीता है, ये दर्शन शास्त्र की किताबें हैं। हमारे भारत में जो भी दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया है वो पात्रों के द्वारा पढ़ाया गया है, पात्रों के द्वारा दर्शाया गया है। हमारा दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र की किताबें है सारी। जीवन दर्शन, जीवन को कैसे जीना है, इसकी किताबें है। और समय समय पर हमारी जीवन शैली बदलती है, तो उसी के साथ हम पात्रों को पुनर्व्याख्यायित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रश्मिरथी दिनकर जी ने लिखा, तो उन्होंने फिर से पुनर्व्याख्यायित किया कर्ण को, तो उसके बाद भी कर्ण पर लिखा गया। आज के बहुत से युवा पीढ़ी के कवि कर्ण पर फिर से लिखते हैं, नए पद्धति से लिखते हैं। तो आने वाले समय में और भी लिखेंगे, पार्थ पर लिखेंगे, कृष्ण पर लिखेंगे, गांधारी पर लिखेंगे। तो समय समय पर ये बदलते रहते हैं। वहां के समय का जो दर्शन है, उस समय का जो भी विचारधारा है, उस हिसाब से जो है पात्रों के लिया जाता है। जैसे पहले जैसे मैथिली शरण गुप्त ने स्त्री पात्रों पर लिखा, जो भी रामायण में स्त्री पात्र थी उन पर लिखा, लेकिन पहले नहीं लिखा गया क्योंकि उस समय में उस स्त्री पात्रों की मांग नहीं थी। लेकिन अब आधुनिक समय में स्त्रियों पर विचार
कहा जा रहा है, तो स्त्रियों पर लिखा जा रहा है। लेकिन आगे चलकर महाभारत में जो किन्नर पात्र थे उन पर भी कोई खंड काव्य लिखेगा, क्योंकि अब जो है तृतीय पंथ जो है, थर्ड जेंडर है, उसकी तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो उन पात्रों को खोज खोज कर निकाला जाएगा, उन पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समय काल इसका जो है उसके साथ आपको देखना पड़ता है कि कैसी विशेषताएं बदलती, कैसी व्याख्याएं बदलती है। तो इसी कारण से जो है किसी भी इतिहास ग्रंथ, किसी भी पुस्तक की पूरी के आधुरी भी आलोचना जो है हम कर नहीं सकते। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे बड़ी प्रधान साहित्यिक घटना, ये शुक्ल जी का कथन है, सबसे इम्पोर्टेंट कथन है। आपको ये कथन कारण में कहीं पर भी आ सकता है, सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि ये कथन किसका है, किसने कहा है। तो ये कथन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। क्योंकि आधुनिक काल के पहले भी कुछ गद्य रचनाएं लिखी गई, लेकिन पूर्ण रूप से उनको प्रमाणिक मानना या फिर पूर्ण रूप से उन्हें लिखा नहीं गया। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया तो लोग पद्य को छोड़कर गद्य की तरफ बढ़ते गए। और आज आप वर्तमान समय में देखेंगे तो लेखक ज्यादा है, कवि कम है। कवि है, कवि कौन से है? यूट्यूब के कवि है। अब जो मंचीय कवि बच गए हैं या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम के कवि बच गए हैं। कविताएं की किताबें आना बहुत मुश्किल हो गया। जो उच्च कोटि की पहले कविताएं की पुस्तकें आती थी, आजकल ऐसी कविताओं की पुस्तकें आपको नहीं दिखाई देंगी। कविताएं सारी सिमट गई है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स में। आज की आधुनिक कविता पद्य जो है खत्म हो चुका है। और पद्य और कविताएं लंबी कविता नहीं, खंड काव्य आज कोई लिख नहीं पाएगा, उसके पास इतना समय नहीं है कोई आज खंड काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे। तो ये धीरे 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 पद्य जो है कम होता जा रहा है और गद्य जो है बढ़ता जा रहा है। जिसमें कहानियां, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आज बहुत ज्यादा। आज आप नई वाली हिंदी देखेंगे तो उसमें से आपको सभी यही लेखक दिखेंगे कि जो कि कहानियां, कविताएं, उपन्यास, कहानियां, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं या फिर नाटक लिख रहे हैं। तो पद्य जो है धीरे धीरे कम होता गया और गद्य का आविर्भाव जो है आधुनिक काल में हुआ। आज हम भी आधुनिक काल में ही रहते हैं। आधुनिक काल का ये जो विभाजन होता जा रहा है, आधुनिक काल नाम देना भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि आधुनिक काल के बाद आगे कोई काल ही नहीं आता, आधुनिक के बाद कुछ आता ही नहीं। इसलिए आधुनिक काल को आधुनिक काल करना कितना सही है ये भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम कोई काल विभाजन ही नहीं कर सकते। काल विभाजन सिमट गया हमारा, इसमें हम पार्ट्स में डिवाइड करते चले जा रहे हैं आधुनिक काल को। क्योंकि हर समय को लगता है कि हम आधुनिक है, हमारे समय को हमें लगता है कि हम आधुनिक है। लेकिन हमारे पहले जो 1900 में थे उनको लगता था कि हम आधुनिक है। उससे पहले 1800 वालों को लगता कि हम आधुनिक है। हर समय को लगता है कि हम आधुनिक है, लेकिन आधुनिक कोई नहीं होता। ये प्रक्रिया है आधुनिक। हमारे बाद की पीढ़ी को लगेगा कि वो आधुनिक है और हम प्राचीन है। तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। आधुनिक काल नाम का कोई चीज नहीं होता, क्योंकि हर समय में हर कोई आपको आधुनिक ही समझता है। वर्तमान समय हर समय आधुनिक ही होता है। लेकिन ये अलग चर्चा है, उस पर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन हमें अभी पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे आगे। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझना पड़ता है। ये जो कथन है आपको शुक्ल जी की किताब में छायावाद में दिखेगा आपको, क्योंकि उस समय छायावाद चल रहा था उनके वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में जब शुक्ल जी लिख रहे थे 1920 के आसपास, उसके पहले। तो उस समय छायावाद चल रहा था। छायावाद के जैसे आलावाद भी आ चुका था, बच्चन जी की मधुशाला मधुबाला रचनाएं प्रसिद्ध प्रकाशित हो चुकी थी। अब आखिरी पन्ने पर देखेंगे शुक्ल जी की किताब में तो उनका भी 2 लाइनों में उन्होंने उल्लेख किया है। तो वहां पर उनकी आलोचना करते समय वो लिखते हैं कि वर्तमान समय के कवियों और लेखकों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझना पड़ता है। क्योंकि हर आलोचक के साथ होता है कि हम अपनी समय के लेखकों पर आलोचना नहीं कर सकते, हम अपने समय के साहित्य पर, अपने समय के राजनीति पर आलोचना नहीं कर सकते। इसी कारण से जो है मुक्तिबोध आपको देखेंगे अंधेरे में कविता में सीधे तौर पर नहीं कहते, वो फैंटेसी क्रिएट करते। फैंटेसी क्रिएट करना उन्हें कोई मजा नहीं आता कि हमें कुछ फैंटेसी क्रिएट कर दो, नहीं। वर्तमान समय की आलोचना हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते, तो उन्हें फैंटेसी गढ़नी पड़ी, मिथक गढ़ने पड़े और उसके द्वारा उन्हें अपने समाज को कहना पड़ा। बहुत से कवि लेखक छद्मनाम से लिखते थे। क्यों? क्योंकि वहां के वर्तमान समय के सत्ताधारी पक्ष को, सत्ता को हम सीधे रूप से चुनौती नहीं दे सकता।
तो उसमें उसके लिए मिथक गढ़ने पड़ते, उसके लिए हमें फैंटेसी का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन जो आप देखेंगे मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता, वो वर्तमान समय, उनके समय की राजनीति पर, उनके समय की समाज पर ही लिखी गई कविता है, वो कोई फैंटेसी नहीं है। जैसे आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो प्राचीन काल की गाथा नहीं है, वो उस समय की, वर्तमान समय की ही गाथा है। उन्होंने उसको जानबूझकर उन्होंने प्राचीन पात्र लेकर भारत की जनता को जागरूक करने के लिए जो है अपने ऐसे नाटक लिखे। चंद्रगुप्त जैसे नाटक, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव सौमिनी हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, तो वो वर्तमान समय की जनता को जागरूक करने के लिए कि हमने जैसे प्राचीन काल में भारी आक्रमण को हराया था, उनको जैसे सिकंदर को हराकर वापस भेजा था, उस प्रकार से आज भी हमारी जनता जो है अंग्रेजों को खदेड़ सकती है, बाहर निकाल सकती है। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका पीछे का मर्म है। ये लिखना चाहते थे जयशंकर प्रसाद, लेकिन सीधे तौर पर नहीं लिख सकते थे क्योंकि सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती, जेल में डाल देती। तो इसलिए उनको मिथक करने पड़ते, इसलिए उनको प्राचीन कहानियां उठानी पड़ती है। ये सभी बातें जो है आप जब समझेंगे तब आपको साहित्य समझ में आएगा, तब आपके प्रश्न सही होंगे। सिर्फ रट्टा मारने से आपके प्रश्न जो है सही नहीं होते। सिर्फ रट्टा मारना आपका उद्देश्य ना होना चाहिए। कम से कम मेरी क्लास में जो विद्यार्थी है वो कम से कम रट्टा मारने वाले ना हो। तो आगे बढ़ते हम। रीतिकाल के कवियों के लिए शुक्ल जी ने क्या कहा कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए है। ये प्रश्न आ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद से उन्होंने क्या लिया है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी ने कहाँ से लिए। तो मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं की ग्रंथ है, उससे उन्होंने जो है कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए हैं। तो आगे बढ़ते, मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए उन्होंने जो है हिंदी कोविंद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास जी का है, और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी का, और ब्रज माधुरी सार योगी हरि जी का, इनसे जो है उन्होंने आधार लिया था अपने ग्रंथ को निर्माण करते समय। तो ये प्रश्न भी आते हैं, हिंदी कोविंद रत्नमाला किसकी रचना है, कविता कौमुदी किसकी है, ब्रज माधुरी सार किसकी है। तो ब्रज में कौन रहते थे, हरि कौन है, कृष्ण। ब्रज का नाम किसके साथ जुड़ता है, हरि के साथ। और उन्होंने अपना जो है गांव छोड़कर वो चले गए थे, तो एक प्रकार से वियोगी भी हो गए थे, मोह छोड़ दिया था उन्होंने अपने गांव का, अपने सखियों का। तो ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, इस प्रकार से जो आप इसको याद कर लीजिए। कोई ट्रिक, आपकी अपनी ट्रिक हो तो अपने ट्रिक से याद कीजिए। अभी प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन पहले भी हमने पढ़ा है, और एक कथन शुक्ल जी का है। और हम देखते हैं शुक्ल जी ने जो नामकरण किया है, जो भी शुक्ल जी ने नामकरण किया है उसके बारे में हम फिर से एक बार देख लेंगे कि शुक्ल जी का काल विभाजन, तो आदि काल जिसे वीरगाथा काल उन्होंने कहा था, उसका समय था 1050 से लेकर 1375। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर में कहे तो 1993 से 1318 तक। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहा जाता है वो 1375 से 1700 तक का, और रीतिकाल जो था 1700 से 1900 तक था। और आधुनिक काल गद्य काल जो कहते हैं वो तो 1900 से लेकर 1984। या आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर उन्होंने इसकी सीमा भी बताई है, सीमा, क्योंकि ये सीमा जो है उनकी खुद की सीमा है, वहां तक उन्होंने लिखा इसलिए वो सीमा लिखी गई है, ना कि आधुनिक काल की सीमा है वो, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक काल खत्म नहीं होता, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1927 है ना। तो यहाँ तक शुक्ल जी की किताब खत्म होती है, शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म होता है यहाँ तक, ना कि आधुनिक काल खत्म होता है, क्योंकि आधुनिक काल आज भी चल रहा है, 2030 में भी आधुनिक काल ही समझा जाता है। तो ये सिर्फ शुक्ल जी का था, तो ये भी आपको याद करना होगा कि शुक्ल जी ने एक फुल स्टॉप भी दिया है 1927 तक।
ये तो प्रश्न थे जो कि हमने पहले भी किए हैं। अभी हम एक बार आगे बढ़कर एक बार फिर से हम एक बार साहित्य इतिहास परंपरा में जो भी लेख लिखे गए उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पुराना जो है इस्तवारदा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान, जो कि गासादो तासी द्वारा लिखा गया था। तो 1839 में जो है प्रथम भाग लिखा गया था, याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते आगे कौन है, तो आगे तजकीरा ई शुआरा ई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था 1848 में। और फिर भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, ये जो हिंदी में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ था। और फिर शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 में। और आगे है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, 1888 में लिखा गया था जॉर्ज ग्रेसन द्वारा। मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं ने लिखा था। मिश्र बंधुओं में तीन लेखक आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद 1913 में लिखा था। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का 1929, ये जो है इस नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 में, ये याद रखिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से वो भूमिका में प्रकाशित हो चुका था, हिंदी शब्द सागर, जो कि नागरिक प्रचार सभा ने प्रकाशित किया था। लेकिन उसमें प्रकाशित होने के बाद उन्होंने उस भूमिका को अलग करके एक किताब के रूप में 1929 में जो है प्रकाशित किया। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। और ये पहली किताब है जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसके बाद जो पुस्तकें आई वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा 1938 में प्रकाशित हुआ था वो। और आगे हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हमने याद किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पहले भूमिका लिखते फिर विकास होता है फिर आदिकाल आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल वो भी 1952 में। तो भूमिका, विकास और आदिकाल, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न फिर से आ सकता है। इसे याद कीजिए, परीक्षा में आप भूल जाएंगे, 100% इसे भूल जाएंगे। वहां पर आप टेंशन में उसे क्या करेंगे कि भूमिका पहले था, विकास पहले था या आदिकाल पहले था, आपको लगेगा आदिकाल पहले आएगा, क्योंकि आदिकाल याद ही रहता, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हमने बचपन से याद कर लिया है। तो ये उल्टा हो जाएगा आपका। तो भूमिका, विकास, आदिकाल, इसको याद कीजिए, रट्टा मारिए इसको, कुछ बातों को आपको रट्टा भी मारना होता है। तो 40, 52, 52, भूमिका, विकास, आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कविता की तरह याद कर लीजिए, गीत की तरह याद कर लीजिए, भूमिका, विकास, आदिकाल, ये गीत बना लीजिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 40, 52, 52, भूमिका, विकास, आदिकाल, याद कीजिए, मनन कीजिए, रिपीट कीजिए मन में, तो याद रहेगा। इसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक में ज्ञान जोड़ा था, ज्ञान के देव है गणपति चंद्र गुप्त, 1965। याद रखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। विज्ञान को ज्ञान से जोड़े, ज्ञान के देवता गणपति है। ज्ञान के देवता कौन है? गणपति। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। तो ज्ञान के देवता गणपति और ज्ञान से विज्ञान। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। कब लिखा? 1965 में लिखा। आगे बढ़ते, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये दूसरा है, जो कि नागेंद्र द्वारा क्या था? संपादित था। लिखित नहीं है, संपादित है। संपादन करना यानी कि एडिटिंग, अंग्रेजी में से एडिटर कहा जाता है। एडिटर यानी कि संपादक। संपादक कौन होता है? सारे कवियों को जोड़ देता है, सारे लेखकों को जोड़ देता है, सबको जोड़ कर लिखता है। जैसे तार सप्तक, आज्ञे जी उसके क्या है? संपादक है। 7 कवि, वो खुद एक थे और बाकी 6 कवियों को उन्होंने जोड़ा, पिरोया,
जैसे मोतियों को पिरोया जाता है, वैसे ही जो पिरो कर जो एक किताब बना देता है, एक ग्रंथ बना देता है सबको मिलाकर, उसे संपादक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एडिटर कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और उसके बाद जो अभी बाद में हरिदयाल ने जो है उसका फिर से संपादन किया। हरिदयाल ने जो आधुनिक उनके नागेंद्र के बाद जो भी बाकी के आधुनिक कवि आगे आए उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो है 26 विद्वान थे, 26 विद्वानों द्वारा जो है इस इतिहास ग्रंथ को लिखा गया है। तो इसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, 1986। आगे ये है क्रम के अनुसार, जैसे इस्तवारदा लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी गार सादत वासी ने लिखा था। तजकीरा ई शुआरा ई हिंदी मौलवी करमुद्दीन ने, और भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने। शिव सिंह सेंगर ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी। जॉर्ज गेसन ने लिखा है हिंदी कोइंद रत्नमाला, 2 भागों में है, 1909 और 1914 में। श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु विनोद, 1913 में मिश्र बंधुओं ने लिखा है। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स ने लिखा है। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK ने लिखा है। ब्रज माधुरी सार योगी हरि। आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया था, ब्रज के कौन है? हरि है। ब्रज के कौन है? हरि है, हरि कृष्ण। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी भाषा साहित्य और हिंदी भाषा का विकास दोनों जो है श्याम सुंदर दास ने लिखा है। और आगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। इनको याद कीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, 100% कोई ना कोई एक तो प्रश्न इनमें से आएगा ही। किसी ना किसी ग्रंथ की प्रकाशन वर्ष या फिर किसने लिखा है, ये इनमें से आएगा ही आएगा। इन सबको याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको ग्रंथ और उसके रचयिता याद करने। नंबर से याद नहीं होते, खास करके साहित्य के विद्यार्थियों का नंबर से याद नहीं होते, उनको मैथ उनका वीक होता है। साहित्य के विद्यार्थियों का ज़्यादातर, कुछ लोगों का अच्छा भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको पहले रचनाएं याद कर लीजिए। आप रचनाएं याद कर लीजिए। नंबर्स आपको भले ही याद ना हो, पहले रचना याद कर लीजिए फिर नंबर्स याद कीजिए। सबके नंबर याद करना मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट है वो याद कीजिए। शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट है 1929 में, तो ये याद कर लीजिए। पहली रचना को याद करना होता है, जैसे इस्तवारदा लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी कब का था? 1839 का था, ये याद कर लीजिए। शिव सिंह सरोज इम्पोर्टेंट है, वो याद कर लीजिए, 1883 का है। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद इम्पोर्टेंट है, 1913 का है। ये कम से कम ये 2-3 रचनाओं को तो आपको याद करना होगा, बाकी अगर भूल भी गए तो ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। आज हमारे रिवीजन की क्लास थी, क्योंकि रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे मराठी में कहा जाता है कि पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट, यानी कि आगे का याद है और पीछे का सारा भूल गए, तो ये होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको 2-3 क्लास के बाद हम रिवीजन क्लास हमेशा रखेंगे। कुछ पढ़ेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स याद करके उसको भूल जाना किसी काम का नहीं है। आप दो ही ग्रंथ याद कर लीजिए, लेकिन आपको लाइफ टाइम उसको याद रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि याद रहे आपको।
तो आपको सिर्फ फैक्ट्स या फिर सिलेबस कवर करना ये उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि हम कम पढ़ाए लेकिन वो कम में से ही आपकी परीक्षा में आ जाता है, और वो कम में से आपको अगर याद रहे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इसके बजाय कि आपको बस पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी पढ़ाया गया है उसे आपको याद करना है। ये जो बेस है, ये आपके सारे हिंदी साहित्य के इतिहास और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिंदी में, उन सब के लिए मददगार रहेगा और आपको हेल्प करेगा ये। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ कि किसका किसका क्या कमेंट आ रहा है। मुस्कान जी का कमेंट आ रहा है, सुरभि जी का कमेंट आ रहा है, अंजलि जी का, सोना जी का, सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ। आज भी आपको क्लास हो जाने के बाद जो है आपको क्लास के नीचे रेटिंग देनी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? जैसे कि पिछली क्लास में सोना जी ने रेटिंग दी थी, और इसी प्रकार से जो है आपको आगे भी रेटिंग देनी है। आने वाले समय में जो है आपको आज की क्लास में भी जो है रेटिंग देनी है। जैसे पिछली क्लास में सोना जी ने दी थी, वैसे आप सभी को रेटिंग देनी है। बाकी 2-3 लोगों ने भी रेटिंग दी थी, तो आपको 10 में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको रेटिंग देनी है। आपको शेयर करना है क्लास को, लाइक करना है क्लास को, क्योंकि मैंने देखा पीओआईक्यू की क्लास में आपके व्यूज नहीं आ रहे, 100 व्यूज है केवल, और लाइक भी नहीं है। और आज की क्लास में सिर्फ 6 ही लाइक है, जबकि 22-30 लोग लाइव थे। अभी भी 19 लोग लाइव है, लेकिन कोई भी लाइक नहीं कर रहा क्लास को। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की क्लास कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर मैं केवल एक टीचर हूँ। अगर अगर मेरी क्लास अगर आपको पसंद नहीं आएगी, चैनल को पसंद नहीं आएगी, तो टीचर को जो है परमानेंट कैसे रखेंगे? वो निकाल देंगे टीचर को, क्योंकि वो कहेंगे कि लाइक नहीं आते, शेयर नहीं आती, व्यूज नहीं आते, तो फिर क्यों रखेंगे किसी टीचर को? तो आपको जो है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है मेरा। तो कम से कम आप लाइक और शेयर कीजिए, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं छात्र, सभी का धन्यवाद। आज जो भी थे, अंजलि जी, सोना जी, रीना जी, मुस्कान जी, सभी का, मुस्कान जी जो भी है लाइव अभी 18 जो भी लोग हैं, सबको सबको मेरा प्रणाम।